स्केलेटल मसल को पहले, क्योंकि जो स्केलेटल मसल है ये अगर हम तमाम टिश्यूज को, तमाम ऑर्गन्स को एनिमल किंगडम में आइसोलेट करें तो स्केलेटल मसल सबसे सिमेट्रिक और सबसे खूबसूरती से जिसे कह सकते हैं ना कि वो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जिस सेल ने या जिस टिश्यू ने बनाया है वो स्केलेटल मसल है कि इतनी बड़े लेवल से लेके स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल तक हर जगह पर हाईली ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न है। यानी कि ये इसी तरह है जैसे हम कुछ पहले धागे लें, उन धागों को आपस में कोई इंटरमिंगल करके एक स्ट्रक्चर बनाएं, फिर वैसा ही एक और स्ट्रक्चर बनाएं, फिर वैसा ही एक और बनाएं, फिर उसके बंडल्स बनाएं, फिर जाके स्केलेटल मसल फाइबर बनता है। यानी कि ये इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड सेल की फॉर्म है। तो मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें जाहिर है किसी जगह पर स्केलेटल मसल को पहले देखना पड़ेगा कि किसी भी जगह से एक स्केलेटल मसल ले लिया जाए। स्केलेटल मसल्स जिस तरह हम जो गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, वो असल में स्केलेटल मसल ही होता है। तो हम किसी भी पार्ट का मीट देख रहे हो तो वो हमें एक बंडल, एक मैस की शक्ल में नजर आता है। तो उसको स्टडी करने के लिए पहले उस मैस को कट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न देखेंगे। जैसे स्केलेटल मसल फाइबर के स्ट्रक्चर में अब इधर देखें, मसल्स अटैच होते हैं बोन्स के साथ। या तो जिस तरह अगर ये एक बोन है तो मसल्स के एंड पे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू का ना एक ग्रुप होता है जो इस पूरे मसल को इस बोन के साथ अटैच कर रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यू के इस ग्रुप को कहा जाता है टेंडन। इसी तरह जहां पर जॉइंट्स बनते हैं, जिस तरह हमने कल साइनोवियल जॉइंट्स पढ़े थे, वहां पे बोन्स को आपस में स्टेबलाइज करता है कनेक्टिव टिश्यू, से कहा जाता है लिगामेंट।
तो ये टेंडन होगा। अच्छा, अब मसल को स्टडी करने के लिए ये पूरा जो मसल बोन के साथ अटैच था, इसका इस तरह से क्रॉस सेक्शन कट कर दिया गया। ये मसल को ऐसे कट करके मैग्निफिकेशन में देखते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो कि हमें नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे दिस इज मसल मैस। देखिए, एक हमें ह्यूज मैस की फॉर्म में नजर आ रहा है। मसल मैस के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर मौजूद होती है थ्रू आउट इस मैस पे। इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को बोला जाता है एपीमाइसियम। एपी मीन्स अबव। इसको मैं कॉमन लाइफ से एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आप कभी भी रॉ मीट को देख रहे हो ना, जैसे चिकन रॉ होता है जब, खास तौर पे लेग पीस वाली साइड, तो उसके ऊपर देखें एक वाइट से कलर की लेयर होती है पूरे मसल फाइबर के ऊपर, मैस के ऊपर। उसको कट करें, फिर अंदर में से वो फाइबर्स अलग-अलग हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है कि उस वाइट सी झिल्ली ने पूरे मसल को बंद किया हुआ है। उस वो जो लेयर होती है ना सबसे ऊपर मसल की, इसको बोला जाता है एपीमाइसियम। तो ये होता है मैस। अब अगर हम मसल को इस तरह कट कर दें क्रॉस सेक्शन में, तो हमें इस मसल के अंदर छोटे छोटे ऐसे मजीद बंडल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। यानी ऐसा लग रहा होगा एक बंडल ये पड़ा हुआ है इस जगह पर, एक बंडल ये पड़ा है, एक ये है, एक ये है। तो मसल शुरू में हमें जो मसल मैस नजर आ रहा था, इसको जब हमने क्रॉस सेक्शन में कट किया तो हमें इसके अंदर ये पता लगा कि ये कुछ बंडल से मिलके बना है। यानी आप मसल्स को एक लकड़ियों के ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के तौर पे समझ लें कि जैसे हम फर्ज कर लें ये कुछ स्टिक्स हैं, तो हमने स्टिक्स को अरेंज करके एक ये बंडल बनाया, ये एक बंडल बन गया। फिर हमने कुछ और स्टिक्स ली, ऑर्गेनाइज किया और ये दूसरा बंडल बना लिया। अब ये दो बंडल्स हो गए। इन दोनों बंडल्स के ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ गई, तो ये पूरा बन गया मसल मैस। जब हमने क्रॉस सेक्शन कट किया तो हमें पता लगेगा इस मैस के अंदर ऐसे कुछ बंडल्स पड़े हुए हैं। तो मसल मैस के अंदर ये बंडल्स होते हैं। इन बंडल्स के लिए जो टर्म यूज होती है वो हर बंडल को बोला जाता है फेसिकल। फेसिकल का मतलब होता है मसल बंडल। इस तरह यहाँ से इसको स्टडी करने के लिए एक मसल बंडल को बाहर निकाल दिया गया। तो मसल मैस फर्दर कंसिस्ट करता है बंडल्स पे, और बंडल्स को बोला जाता है फेसिकल्स, और फेसिकल की जमा जो होती है वो फेसिकुलाई होती है। फेसिकल प्लूरल फेसिकुलाई। ये जितने भी मसल बंडल्स होंगे, इनमें हर बंडल के ऊपर भी आप देखें यहाँ पर एक ब्लू से कलर की कनेक्टिव टिश्यू लेयर नजर आ रही है। एक लेयर थी पूरे मैस पे, एक लेयर है इन बंडल्स के ऊपर। ये जो बंडल्स के ऊपर हर फेसिकुलाई के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, इसको बोला जाएगा पेरीमाइसियम। जैसे इस एक फेसिकल को जब हमने अलग किया, उसके ऊपर जो लेयर दिखाई दे रही है, इसको पेरीमाइसियम कहा जाएगा। अब ये मसल, दो चीजें यहाँ पर हमें नजर आ रही है। एक पूरा मैस के अंदर ये एक बंडल, ये दो बंडल, 3, 4 और ये 5वां बंडल इस वक्त बाहर निकाला हुआ। इसको फर्दर देखने के लिए कि बंडल्स किस चीज से बने हैं, तो यहाँ से एक बंडल बाहर खींचा, उसके अंदर ये छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आ रहे थे, इनको खींचा तो पता लगा इन बंडल के अंदर असल में ऑर्गेनाइज्ड है मसल फाइबर्स। यानी कि पूरा मसल मैस बंडल्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा होता है, जिनको फेसिकुलाई कहते हैं। जो बंडल्स होते हैं वो असल में मिलके बने होते हैं मसल फाइबर से। ठीक है, अभी हम ये इसकी जब मसल के स्ट्रक्चर में ना दो लेवल्स हैं स्ट्रक्चरल। पहला स्ट्रक्चरल लेवल है एज अ टिश्यू समझना उसको, कि मसल मैस होता है, बंडल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है जो फाइबर के अंदर होगा, कि एक सेल के अंदर प्रोटीन्स कितने हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। यानी दो स्ट्रक्चरल लेवल्स पे हम मसल को पढ़ेंगे। एक होगा इसका जनरल ओवरऑल स्ट्रक्चर जो कि इस वक्त सामने बना हुआ है, कि मसल मैस, उसके अंदर बंडल्स, और बंडल्स के अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली मसल फाइबर्स। जब हम एक फाइबर के अंदर एंटर हो जाएंगे
तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो हम मसल्स को जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें मसल्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मैस। इस मैस पे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके लिए टर्म यूज होगी एपिमाइसियम। जी ये नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे लिखा। अच्छा इसमें नजर आ रहा है। ये कंप्लीट हो गया मसल मैस, जिसको हमने पूरे टिश्यू को कहा। मसल मैस के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है इसको बोला जाता है एपिमाइसियम। अच्छा, मैस में फिर फर्दर हमें छोटे छोटे बंडल्स की ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। तो हम कहेंगे मसल मैस कंसिस्ट्स ऑफ मसल बंडल्स। इन बंडल्स को कहा जाता है फेसिकुलाई। फेसिकल सिंगुलर, फेसिकुलाई प्लूरल। इसमें हर फेसिकल यानी हर एक बंडल के ऊपर अपनी अलग कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगी। और आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू लेयर क्यों है। अगर ये तीन चीजें मिलके एक बंडल बना रही हैं तो इनको अपनी जगह पे इंटैक्ट भी तो रखना है ना, ये अलग अलग ना हो जाए, तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर आ जाएगी। जब इस तरह के एक बंडल कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दूसरा बंडल जिस पे कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, तो अब इन दोनों को इंटैक्ट रखने के लिए इसके ऊपर एक तीसरी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आएगी जिसको एपिमाइसियम कह रहे हैं। हर बंडल के जो ऊपर होगी उसके लिए क्या टर्म यूज होगी? पेरीमाइसियम। तो मसल बंडल या फेसिकुलाई पे जो यहाँ पर हमें नजर भी आ रही है, इट इज पेरीमाइसियम। जब हम इस एक फेसिकुलस को निकालेंगे बाहर इसको स्टडी करने के लिए, तो हमें इस फेसिकुलस के अंदर इंडिविजुअल सेल्स नजर आएंगे जिनको बोला जाएगा मसल फाइबर्स। अच्छा, मसल फाइबर्स को भी तो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रखना है, वरना वो भी अलग अलग बिहेव करेंगे। तो मसल फाइबर्स पे जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर देखें यहाँ पे नजर आ रही है, उसको बोला जाएगा एंडोमाइसियम। तो मसल फाइबर्स के अराउंड होती है एंडोमाइसियम, मसल बंडल्स के अराउंड होती है पेरीमाइसियम, और मसल मैस के अराउंड होती है एपिमाइसियम। ये तीन लेवल्स पहले समझ आ गए कि मसल्स का स्ट्रक्चरल लेवल इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद इसको एक और तरीके से देख लेते हैं, इसी सेम स्ट्रक्चर को। स्केलेटल मसल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि हमें स्केलेटल मसल्स की फंक्शनिंग और जितनी भी स्ट्रक्चर में डिटेल लिखी हुई है दोनों किताबों में, वो तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हमारे माइंड में स्केलेटल मसल का एक इमेज नहीं बनेगा। हम उसको पिक्चर नहीं बना पाएंगे कि अच्छा कौन कौन से लेवल्स हैं। और इसकी पिक्चर बनाना ज़हन में इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, छोटे से लेवल से शुरू होता है, बड़े लेवल्स तक जाता है। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है, स्केलेटल मसल में देखें ये टेंडन है, इस लेबलिंग को ना देखें। मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं। अब ये देखें, ये वाइट सी लेयर जो मसल के ऊपर से उठाई है कनेक्टिव टिश्यू की, ये ट्रांसपेरेंट सी, दिस इज कॉल्ड एज एपिमाइसियम। अब जब इसका क्रॉस सेक्शन कट किया तो आपको ये इसके अंदर बंडल्स नजर आ रहे हैं। इन बंडल्स को क्या कहा जाएगा? फेसिकुलाई, मसल बंडल्स। इन फेसिकुलाई के ऊपर क्या लेयर है? पेरीमाइसियम, जिसमें से एक बंडल को हमने मैग्नीफाई कर लिया। एक बंडल को क्या कहेंगे? फेसिकल। फेसिकल को उठाया तो हमें इसके अंदर ये इस तरह के मजीद स्ट्रक्चर्स नजर आना शुरू हो गए। इनमें से एक स्ट्रक्चर पुल किया तो पता लगा दैट स्ट्रक्चर इज स्केलेटल मसल फाइबर, जिसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा? सार्कोलेमा। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। जब हम स्केलेटल मसल फाइबर को निकालते हैं तो हमें उसके अंदर मजीद छोटे छोटे फाइबर्स नजर आते हैं। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज मायोफिब्रिल्स। यानी कि अगर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न देखनी है ना, लार्ज टू स्मॉल, तो देखें ये इस तरह चलेगी। मसल मैस, मैस किससे मिलके बना होता है? मसल बंडल्स, फेसिकुलस जिन्हें कहते हैं। बंडल्स किससे बने होते हैं? फाइबर्स से। फाइबर्स में से आप निकालें एक फाइबर, ज्यादा सारे फाइबर्स है ना, एक फाइबर को निकालें तो एक फाइबर में जो लेवल नजर आएगा उसको बोलेंगे
मायोफिब्रिल। तो सबसे पहले इसकी ऑर्गेनाइजेशन समझें कि स्केलेटल मसल्स प्रोटीन्स के ढेर हैं असल में, और वो ढेर पैक्ड हैं बंडल्स की शक्ल में। मायोफिब्रिल्स मिलते हैं तो एक फाइबर बनता है। जिस तरह यहाँ पर ढेर सारे मायोफिब्रिल्स हैं तो इनसे एक फाइबर बना है, जिसमें देखें न्यूक्लियाई भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फाइबर्स ऑर्गेनाइज होंगे तो एक बंडल बनेगा, फेसिकल। ऐसे बहुत सारे फेसिकल बनेंगे तो वो मसल मैस बन जाएगा। तो मसल की अरेंजमेंट का पैटर्न जो अभी हम अल्ट्रा लेवल पे नहीं गए, अभी हम ओवरऑल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देख रहे हैं। इस वाली डायग्राम से भी क्लियर हुआ कि मसल्स किस तरह से अरेंज होते हैं। बंडल्स, मैस या मैस, बंडल्स, फाइबर्स और इवेंचुअली एक फाइबर, और फाइबर के अंदर होंगे मायोफिब्रिल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर मैग्निफिकेशन में अब अंडरस्टैंड करना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। सेम यही बात, स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं बोन्स के साथ। ये वही मसल मैस हो गया। इसके ऊपर वाली लेयर कहला रही है एपिमाइसिन। ये जो अंदर अब छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये क्या है? फेसिकल्स, बंडल्स। ये क्या चीज बाहर निकाली? एक फेसिकल निकाल दिया, एक निकाला है ना अभी हमने बाहर। अच्छा, ये पेरीमाइसियम है, तो इसके अंदर अब ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या चीज है? एक फाइबर निकाला। जब आप मसल फाइबर निकालेंगे तो आप, हमने आगे मोटर यूनिट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। तो मसल फाइबर को ये नर्व कंट्रोल कर रही है। ये कौन सा न्यूरॉन होना चाहिए? मोटर न्यूरॉन, साइनैप्स कह रहा है ना यहाँ पे। अब इस एक फाइबर को जब उठाया तो ये जो छोटे छोटे चीजें नजर आ रही है ये क्या है? मायोफिब्रिल्स। ये क्या किया गया? एक मायोफिब्रिल को उठा के, जब मायोफिब्रिल को उठाया है तो आपको इस पूरे मसल में देखें ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिमेट्रिकल, ऐसे नहीं लग रहा किसी ने इसके ऊपर वो कढ़ाई सी की हुई है। ये सार्कोमियर्स है। तो हम जब मजीद स्मॉलर लेवल पे जाएंगे तो मसल फाइबर के अंदर ये फिब्रिल्स होंगे। जब हम एक फिब्रिल को निकालेंगे, एक मायोफिब्रिल को, तो उसमें हमें जो पैटर्न नजर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोमियर। जी बड़ी करते हैं, इतनी मुश्किल से तो सेट किए नहीं। कुछ बेटर है कि कोई नहीं? ठीक है, तो हमने जब एक फाइबर के लेवल पे जाना है ना, तो हम उस एक फाइबर का जो स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ तक स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर काउंट होगा। ये वाला जो पार्ट है जिसमें स्केलेटल मसल फाइबर, न्यूक्लियस, नर्व्स, मायोफिब्रिल्स, इस चीज को हमने पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर के। पहले डिवीजन्स बनाएंगे मैस, बंडल्स, फाइबर्स और एक फाइबर की। जब हम एक स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसमें हम देखेंगे कि एक फाइबर में ऐसे ढेर सारे मायोफिब्रिल्स हैं। एक मायोफिब्रिल को निकाला जाए तो इसमें ये सार्कोमियर्स, एक्टिन और मायोसिन के इसमें फर्दर रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं। तो ये जिस तरह यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, स्केलेटल मसल पूरा मैस होगा। इस जिन जिन लेवल्स पे हमने इन्हें स्टडी किया, इसको ऐसे सेंटर में से इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया तो हमें ये पूरा मैस, और इसके अंदर अब ये स्ट्रक्चर्स क्या चीज है? ये वाले मसल फेसिकल्स, फेसिकुलाई। इसमें से फेसिकल में से, इस फेसिकल के अंदर से हमने एक फाइबर निकाल दिया। जब एक मसल फाइबर निकाला तो देखें कि ये मसल बंडल है, एक फेसिकल, एक फाइबर। फाइबर के अंदर जो रिपीटिंग पैटर्न होगा उसको बोलेंगे मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल में हमें एक्टिन और मायोसिन, ये सार्कोमियर्स नजर आएंगे। इसकी मैग्निफिकेशन पे जाएंगे तो ये वाले प्रोटीन्स थिक फिलामेंट मायोसिन बन जाएंगे, और उसके ऊपर वाले ये वाली जो चीज है ये थिन फिलामेंट्स बन जाएंगे जिसमें डोमिनेंट होंगे एक्टिन।
तो ये वाली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे उसी को मैग्नीफाई करते हैं तो हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इनफैक्ट इसी डायग्राम से पढ़ेंगे लेटर ऑन कि एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये थिक फिलामेंट कहलाता है, दिस पार्ट। ये जो पतली लाइंस है थिन फिलामेंट्स, जिस जगह से ये जुड़ी होती है इस जंक्शन पे इसको बोलते हैं जी लाइन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें फिर ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर फर्दर स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये वाले हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनको मैंने डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया। ये लाइट जलाएं जरा। लाइट्स ऑन कर। इसका वो नहीं है कवर, पहले यूज किया किसी ने? मैं तो ये वाला पहली दफा ही कर रहा हूँ। इसका ना वो स्विच ही बंद कर दो, वहां से निकाल दो, बता रहा। ठीक है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हमने इन लेवल्स पे लेके जाना है। तो पहली चीज तो मेरा ख्याल है समझ आ गई है कि स्केलेटल मसल में मैस होता है, उसके बाद उसमें बंडल्स होते हैं। फिर अब हम आएंगे एक फाइबर पे। स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इट इज स्केलेटल मसल फाइबर। फाइबर्स मिलके बनाएंगे एक बंडल जिसको फेसिकुलस कहेंगे। फेसिकुलस मिलके बनाएंगे फेसिकुलाई, और फेसिकुलाई पे कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दें तो वो बन जाएगा मसल मैस। एक मसल फाइबर कैसा दिखता है? वन स्केलेटल मसल फाइबर, इसको मैग्नीफाई करें तो ये एक सेल होता है। स्केलेटल मसल फाइबर को कहा जाता है, इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स का मतलब है कि असल में यही वो फाइबर था जिसको मुख्तलिफ तरीके से ग्रुप करके मसल बनाया गया, यानी अल्टीमेट लेवल ये फाइबर है। इस फाइबर जैसे फाइबर्स इकट्ठे हुए तो एक बंडल बन गया, वैसे कई बंडल्स बने तो मसल बन गया। तो इसका मतलब है आप पूरे मसल को जब ब्रेक करते हैं फाइनल किसी लेवल पे पहुंचेंगे कि अच्छा ये पूरा मसल किस चीज की रेपिटेशन से बन रहा है, तो वो रेपिटेशन फाइबर ही होगी ना, कि फाइबर की अरेंजमेंट से ही बंडल्स बने थे, बंडल्स की अरेंजमेंट से मसल मैस बना था। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ये नहीं होता मसल्स का। फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सार्कोमियर। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट है कि अगर स्केलेटल मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर समझना है तो इसका स्ट्रक्चर समझ लें। स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के लिए फाइबर समझ लें, सारा मसल समझ आ लें। स्केलेटल मसल फाइबर थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं, जिनमें पहली मॉडिफिकेशन तो हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। इनकी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेट नहीं होती, इंटरवल्स पे इस तरह से इन्वेजिनेटेड होती है। क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इन्वेजिनेट है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे भी इन्वेजिनेट हो सकती थी, इस तरफ भी, इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ये इन्वेजिनेट है वो डायरेक्शन ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? ट्रांसवर्स है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन की ये जो ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशंस हैं, इनको क्या बोला जाता है? ई ट्यूब्यूल्स। तो स्केलेटल मसल फाइबर की हम सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, तो हमें इसकी सेल मेम्ब्रेन ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशंस की शक्ल में नजर आएगी, जो कि बनाती हैं टी ट्यूब्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन ने जो टी ट्यूब्यूल्स बनाई हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इन टी ट्यूब्यूल्स के साथ यहाँ पर एक और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होगा जो कि इस डायरेक्शन में होंगी। ये कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी में भी?
चले इसकी डायरेक्शन बताएं। अब ये ट्रांसवर्स लग रही है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। तो टी ट्यूब्स के साथ ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स का भी नेटवर्क होता है। टी ट्यूब्यूल्स के साथ ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स हैं, these are actually the channels of smooth endoplasmic reticulum। हर टी ट्यूब्यूल के साथ दाएं और बाएं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल्स में क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्केलेटल मसल में मॉडिफिकेशन इस तरह से होगी कि सेल मेम्ब्रेन बना रही होगी टी ट्यूब्यूल्स और इन टी ट्यूब्यूल्स के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगा। तो सेल मेम्ब्रेन की टी ट्यूब्यूल्स और उसके साथ ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? These are called as ट्राइएड्स। और देखें इसका नाम भी बता रहा है ट्राइएड्स, यानी कि तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें क्या हैं? एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और उसके दाएं और बाएं दो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ट्राइएड का मतलब भी यही होगा, वन टी ट्यूब्यूल एंड टू एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्केलेटल मसल में ये मॉडिफिकेशन होती है। इस वजह से स्केलेटल मसल फाइबर की इस मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए टर्म इस्तेमाल होती है सार्कोलेमा। It is modified in the form of T tubules and associated sarcoplasmic reticulum, which form units. These units are called as triads. सेल मेम्ब्रेन और ट्राइएड्स के बाद चीजें देखें तो हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं। स्केलेटल मसल्स में सेल मेम्ब्रेन के नीचे मल्टीपल न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं जो कि ओवल शेप्ड होते हैं। तो स्केलेटल मसल में हमने ये बात न्यूक्लियस के टॉपिक में भी पढ़ी थी। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स आर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स। और कौन से न्यूक्लिएटेड होंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और एक्सेप्शंस भी थी न्यूक्लियस के टॉपिक में जिनसे हमने इसे रिलेट किया था। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, स्केलेटल मसल्स में पेरिफेरल होगा। एनिमल सेल्स में यूजुअली जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है। स्केलेटल मसल्स में कैसी शेप का है? ओवल शेप का। फिर हमें स्केलेटल मसल्स में बाकी के ऑर्गेनेलीज नॉर्मली दिखाई देंगे। जैसे स्केलेटल मसल की जो साइटोप्लाज्म है, इसको नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को कह दिया सार्कोलेमा। सार्को का मतलब मसल है और साइटोप्लाज्म को कह दिया सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्या होगा? सार्कोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें ये तमाम ऑर्गेनेलीज हैं। प्लस इसकी साइटोप्लाज्म में हमें अबंडेंट अमाउंट में दो चीजें नजर आएंगी, ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, और ग्लाइकोजन के अलावा एक ट्रांसपोर्ट स्टोरेज प्रोटीन भी नजर आएगी दैट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन, जो कि बाकी सेल्स में कॉमन नहीं होती। तो इसलिए ऑर्गेनेलीज को तो मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं, क्योंकि बाकी जो सेल्स के पास ऑर्गेनेलीज होते हैं वही मसल के पास भी होंगे, मसल फाइबर के पास भी। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, सारे तमाम वही हैं। डिफरेंट ये दो चीजें हैं, ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन, अदर देन न्यूक्लियस। तो ये हम एक मसल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे मैग्निफिकेशन में, तो हमें इस स्केलेटल मसल के अंदर, इस फाइबर के अंदर और छोटे छोटे फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे अभी हमने डायग्राम्स में भी देखा था। स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर ये जो मजीद छोटे फाइबर्स हैं जो कि इस पूरी मेम्ब्रेन की लेंथ में इस तरह से कंटिन्यू हो रहे होंगे कि ये फाइबर्स यहां से लेके यहां तक होंगे। इसी तरह इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे टी ट्यूब्यूल के ऊपर, ये फाइबर ऐसे होगा, थर्ड फाइबर भी इस तरह से होगा, पूरी ट्यूब पे ओवरलैप किया होगा।
ये जो स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर मजीद छोटे छोटे फाइबर्स नजर आ रहे हैं, इन फाइबर्स को क्या कहा जाएगा? These will be called as myofibrils। कि ऐसे फिब्रिल का मतलब होता है छोटा फाइबर, तो ऐसे छोटे फाइबर्स जो स्केलेटल मसल के अंदर मौजूद है। तो एक स्केलेटल मसल के लेवल पे जाके कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि हमें उसके अंदर मजीद ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न नजर आएगा जिसको मायोफिब्रिल कहेंगे। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा यहाँ तक था, सेल के लेवल तक हम आ गए कि जी ये एक फाइबर, इसके ग्रुप्स बने, तो फाइबर के ग्रुप्स को कह दिया फेसिकल, ऐसे ढेर सारे फेसिकल अरेंज हुए, इनके ऊपर टिश्यू की लेयर आ गई, तो ये बन गया मैस। अब जो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है ना, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके लिए हम इस मसल फाइबर में से इस एक मायोफिब्रिल को निकालते हैं और इसे मैग्नीफाई कर देते हैं। तो स्केलेटल मसल फाइबर का एक मायोफिब्रिल मैग्नीफाई करेंगे ताकि हम पूरे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर सकें। तो फाइबर के बाद आ जाएगा मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में रिपीटेड स्ट्राइप्स होती हैं। मायोफिब्रिल में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि डार्क अपीयर हो रहे होते हैं, कंपैरेटिवली डार्क होंगे। फिर उसके बाद लाइटर पोर्शन होंगे। फिर मायोफिब्रिल में इसी तरह डार्क स्ट्राइप होगी। तो ऐसे लग रहा होगा जैसे ये जो मायोफिब्रिल है ये स्ट्राइप स्ट्रक्चर है कोई, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क स्ट्राइप्स, जिसकी वजह से पूरा स्केलेटल मसल स्ट्राइप्ड अपीयरेंस शो करेगा। जिन मायोफिब्रिल्स को भी हमने डायग्राम में देखा था, उनको हम कुछ इस तरह से इलस्ट्रेट करेंगे कि मायोफिब्रिल में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क पोर्शंस होंगे। अभी इनकी मैग्निफिकेशन पे इनकी डिटेल पता लगेगी कि इसके अंदर क्या है। अभी हमें जस्ट ये लाइट और डार्क बैंड्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये जो डार्क वाला हिस्सा होता है, डार्कर, इसको क्या बोला जाता है? ए बैंड। जो ये लाइट हिस्सा होता है, आई बैंड। फिर अगला डार्क, ए बैंड। फिर अगला लाइट, आई बैंड। एक इस तरफ आई बैंड आ गया और ये डार्क वाला पोर्शन ए बैंड। तो ये ए आई समझ आना शुरू हो गए, ये रिपीटेड पोर्शंस होंगे। हमें ए आई बैंड्स को एनालिसिस पे पता लगेगा कि हर, मतलब मजीद गौर से देखने पे, कि हर आई बैंड के सेंटर में एक इस तरह की एक लाइन है, इन द मिडल ऑफ एवरी आई बैंड। ये जो आई बैंड के सेंटर में ये लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? जी लाइन। सो एक यूनिट बन जाएगा, एक रिपीटिंग पैटर्न अपीयर हो जाएगा। वो रिपीटिंग पैटर्न ऐसे लग रहा होगा कि इस जी लाइन से लेके इस जी लाइन तक अगर एक यूनिट कंसिडर कर लिया जाए तो पूरे मायोफिब्रिल में यूं लग रहा होगा जी लाइन वाला एक स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ हिस्सा आई का, कुछ हिस्सा पूरा ए बैंड और फिर कुछ हिस्सा आई का आता है। जी टू जी, ये चीज पूरे मसल में रिपीट हो रही होगी। ये जो दो जी लाइंस के दरमियान का एरिया होगा, दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज सार्कोमियर। इसी तरह इस जी और अगले जी का जो एरिया है, इसको बोलेंगे सार्कोमियर। तो स्केलेटल मसल्स में ये जो रिपीटिंग पैटर्न होगा, दिस रिपीटिंग पैटर्न इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर को हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि सार्कोमियर इज एक्चुअली अ रिपीटिंग प्रोटीन पैटर्न ऑफ स्केलेटल मसल्स।
या रिपीटिंग प्रोटीन पैटर्न of muscle fibers. This is called as sarcomere, which is an area between two successive Z lines. तो sarcomere किसका हिस्सा हो गया? किस चीज का हिस्सा बना? मायोफिब्रिल का। स्केलेटल मसल फाइबर में फिब्रिल्स थे, एक फिब्रिल को निकाला तो उसमें लाइट और डार्क स्ट्राइप्स नजर आई, और हर लाइट स्ट्राइप के सेंटर में एक लाइन नजर आई जिसको बोला जी लाइन। और फिर एनालिसिस पे पता लगा कि पूरे मसल में ये वाला एक ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, जी टू जी लाइन वाला पैटर्न, जी टू जी और जी टू जी। इस रिपीटिंग प्रोटीन पैटर्न का नाम रख दिया गया सार्कोमियर, जो कि मायोफिब्रिल का पार्ट होगा। तो हमें मायोफिब्रिल का ये तो पता लग गया कि जी इसमें डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, सार्कोमियर बन रहा है, रिपीटिंग प्रोटीन पैटर्न बन रहा है। अब आगे ये भी तो देखना है कि मायोफिब्रिल के अंदर ये डार्क और लाइट बैंड्स हैं क्या, किस वजह से बने, और ये सार्कोमियर क्या चीज है। तो हमें मायोफिब्रिल में इन बैंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए कोई एक यूनिट उठाना पड़ेगा ताकि हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ सकें। वो यूनिट क्या होगा? सार्कोमियर। दैट इज एन एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस। ए बैंड और आई बैंड की तरफ चलते हैं, फिर सार्कोमियर को पढ़ते हैं। तो मायोफिब्रिल में हमें दो बैंड्स नजर आए हैं, ए बैंड एंड आई बैंड। ए बैंड की अपीयरेंस डार्क होती है, आई बैंड की अपीयरेंस लाइट होती है। ए बैंड की अपीयरेंस डार्क क्यों होती है? क्योंकि ये लाइट को पोलराइज कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। एनआइसोट्रोपिक मींस इट कैन पोलराइज लाइट। एज अ रिजल्ट जब हम ए बैंड में से लाइट गुजारेंगे तो ये लाइट को कर देगा पोलराइज, जिसका मतलब है सारी की सारी लाइट पास नहीं होगी, कोई एक प्लेन पास होगा। ये तो पढ़ा ना आपने, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो विजिबल लाइट होती है वो पोलराइज्ड होती है या अनपोलराइज्ड? अनपोलराइज्ड या पार्शियली पोलराइज्ड होती है। अब अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब ये है कि लाइट इन डायरेक्शंस में इसको अगर एक ऑब्जेक्ट में से पास करें और वो ऑब्जेक्ट इसको पोलराइज करता है, तो मतलब ये सारी डायरेक्शंस में पास नहीं होगी, किसी एक में होगी। दूसरी तरफ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, तो उसमें से ये लाइट एज इट इज पास हो जाएगी। तो अब बताइए ज्यादा ब्राइट इमेज अल्फा पे बनेगा बीटा पे? बीटा पे। आई बैंड ये है, ए बैंड ये है, जिसकी वजह से ए बैंड पोलराइज करता है तो कैसा अपीयर होता है? डार्क। आई बैंड लाइट है क्योंकि इट कैन नॉट पोलराइज लाइट। ए बैंड और आई बैंड, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए हमें सार्कोमियर के लेवल पे जाना पड़ेगा कि हम उस बेसिक लेवल को देखें कि उस पे इनके स्ट्रक्चर्स अरेंज कैसे हैं। लेकिन उस लेवल तक जाने से पहले हम एक बात ये बता सकते हैं कि आई बैंड के सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, उस लाइन को क्या बोल रहे हैं? जी लाइन। ए बैंड के सेंटर से भी एक लाइन होगी जो कि बिल्कुल इसके सेंटर को ऐसे क्रॉस कर रही होगी। ए बैंड के जो सेंटर की लाइन है इसको क्या बोलते हैं? एम लाइन। तो इधर से जी लाइन है तो ए बैंड के सेंटर में है एम लाइन। बाकी की बातें डिटेल हमें सार्कोमियर को मैग्नीफाई करने पे पता लगेगी। तो अब हम एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर मैग्नीफाई कर लेते हैं, इतने हिस्से का। जब सार्कोमियर को मैग्नीफाई करेंगे तो पता लगेगा सार्कोमियर में जो जी लाइन आ रही थी उसमें एक्चुअली इस तरह का प्रोटीन फ्रेमवर्क था
जिसको हमने नाम दिया हुआ था सी लाइन। अब हमने रिमेंबर यहां से लेके ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को सिलेक्ट करके मैग्नीफाई कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा नहीं देखना और इस लाइन के इस वाला नहीं देखना। दिस पोर्शन इज बीइंग मैग्नीफाइड। तो हमें जी लाइन से जुड़ी हुई कुछ प्रोटीन्स दिखाई देंगी जो कि इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। ये प्रोटीन्स जो कि जी लाइन से जुड़ी होती हैं, ये 3 तरह की प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होती है। और जी लाइन के साथ ये जो प्रोटीन्स मुख्तलिफ तरह की जुड़ी हुई हैं, इनमें एक प्रोटीन जो मेजर होती है वो होती है एक्टिन, दूसरे वाली सेकंड वन इज ट्रोपोमायोसिन, और थर्ड वन क्या होगी, ट्रोपोनिन। तो जी लाइन के साथ ये 3 तरह की प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। दरमियान में आए तो हमें यहां पर इस तरह के फिलामेंट्स और कुछ इस तरह के हेड्स दिखाई देते हैं। दरमियान में ये टेल्स और इस तरह के हेड्स। ये जो प्रोटीन्स अब बनाई हैं, ये प्रोटीन कौन सी है, मायोसिन। अब हम इस ए बैंड और आई बैंड का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब आप देखिए, ये पार्ट जो इस जगह से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, ये इस मायोफिब्रिल में या इस सार्कोमियर में ये कौन से वाला बैंड बनेगा, ए बैंड। यही वो पार्ट है ना जो ए बैंड में आ रहा था। हमने इस चीज को उठाया ना, जिसके सेंटर में ए बैंड था और पेरिफेरल में आई बैंड। तो हमने इस ए और आई बैंड के अंदर प्रोटीन्स को अरेंज कर दिया कि ये 3 प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होगा, दरमियान में ये चीज होगी, तो ये बन गया ए बैंड। इसके साथ ये वाला जो अब स्ट्रक्चर आएगा, ये इतना सा हिस्सा आ गया आई बैंड का, और इस तरफ भी ये वाला पार्ट आ गया आई बैंड का। क्योंकि हमने देखा है कि एक सार्कोमियर में एक ए बैंड होता है और 2 आधे आधे आई बैंड होते हैं। तो हम मायोफिब्रिल में इन ए और आई बैंड्स को जरा थोड़ा सा और डिटेल से समझ गए कि अच्छा कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है इस ए बैंड और आई बैंड में। अब हम इसकी ये प्रोटीन्स को एनलिस्ट कर सकते हैं। ये जो मायोसिन वाली प्रोटीन है, इसको कौन सा फिलामेंट कहा जाता है, थिक फिलामेंट। और ये एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वाली जो प्रोटीन्स हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, थिन फिलामेंट। तो अब इस टेबल को फिल कीजिए। ए बैंड डार्क है, ये ए बैंड पोलराइज कर देता है और इसके सेंटर से एम लाइन गुजरती है। लेकिन इस ए बैंड में आखिरकार प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फिलामेंट्स मौजूद हैं, तो डायग्राम से देख के बताएं। ए बैंड में जो हमने थिक और थिन फिलामेंट्स लिखे हैं, इसमें से कौन सा आ रहा है, ए बैंड में थिक आ रहा है और थिन भी आ रहा है। क्या ए बैंड में थिक फिलामेंट मुकम्मल तौर पे मौजूद है और थिन फिलामेंट पार्शली मौजूद है? तो हम कहेंगे ए बैंड कंसिस्ट्स ऑफ थिक फिलामेंट कंप्लीटली एंड थिन फिलामेंट पार्टली। अब जरा आई बैंड पे ध्यान दें। आई बैंड में और आई बैंड में कौन सा फिलामेंट आ रहा है, तो ओनली थिन फिलामेंट।
अब हमें ये पता लगा कि एक मसल फाइबर में जो स्ट्राइप्स आती हैं लाइट एंड डार्क, उनकी वजह मायोफिब्रिल्स होते हैं। एक मायोफिब्रिल को निकालें तो हमें ऑल्टरनेट लाइट डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। हमने इस मायोफिब्रिल में बैंड्स की रीजन समझी। ए बैंड जो होगा वो डार्क इसलिए होगा कि ये लाइट को पोलराइज कर देता है, बैकग्राउंड जरा लेस लाइट बनता है एज कंपेयर टू आई बैंड। आई बैंड क्योंकि पोलराइज नहीं करता, लाइट उसी तरह गुजर जाती है, इसलिए बैकग्राउंड लाइट होता है। फिर हमने इन बैंड्स के स्ट्रक्चर में देखा तो आई बैंड के सेंटर से एक लाइन गुजरती है, जी लाइन, ए बैंड के सेंटर से गुजरती है जिसको बोलते हैं एम लाइन। देन हमने ए और आई बैंड के प्रोटीन्स को मजीद मैग्नीफाई कर दिया, यानी इस इतने हिस्से को हमने मैग्निफिकेशन में ले गए। मैग्निफिकेशन में पता लगा कि जो ए बैंड होता है इसमें थिक फिलामेंट्स भी होते हैं, दीज वंस, और पार्टली इसमें थोड़ा थोड़ा सा थिन भी गए होते हैं। लेकिन जो आई बैंड होता है इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स आते हैं। तो अब मुझे अगर आप ए बैंड की प्रोटीन्स लिखवाएं कि ए बैंड में कौन कौन सी प्रोटीन्स होंगी जो हमने यहाँ पर फिलामेंट्स में लिखी हैं, तो क्या क्या आना चाहिए? मायोसिन मुकम्मल तौर पे होगी, उसके अलावा एक्टिन होगी और ट्रोपोनिन होगी, और उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन। अब एक क्वेश्चन का आंसर करें कि ये हमारे पास सारी प्रोटीन्स आ गई, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। इनमें से कौन सी प्रोटीन ऐसी है दैट एक्सटेंड्स द इंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, यानी जो पूरे थिक फिलामेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे मौजूद है? मायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पूरे ए बैंड में नहीं है ना? पूरे ए बैंड में नहीं है ना? पूरे ए बैंड में कौन सी प्रोटीन है? मायोसिन, जो कि थिक फिलामेंट में। क्योंकि हमने कहा थिक फिलामेंट मुकम्मल तौर पे ए बैंड में होता है, जिसका मतलब है मायोसिन मुकम्मल तौर पे ए बैंड में होगी। हमने कहा थिन फिलामेंट पार्टली होता है, जिसका मतलब है एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ए बैंड में मुकम्मल तौर पे नहीं होगी। दैट मींस कि ए बैंड में कुछ ऐसा हिस्सा भी होगा, क्योंकि इसमें आई बैंड इसमें थिन फिलामेंट मुकम्मल तौर पे नहीं है, इसलिए आप देखें कि ए बैंड में एक हिस्सा वो भी बन रहा है जिसमें ये वाला हिस्सा, जिसमें थ्रू आउट थिन फिलामेंट्स नहीं होंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स होंगे। इस जोन को क्या कहेंगे? एक्स जोन। इस पूरे सार्कोमियर में होना तो यही है कि एक तरफ इस तरह से ये मायोसिन की टेल्स और हेड्स, जिनको हम थिक फिलामेंट्स कहेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर एक्टिन, ठीक है, और एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन इंटायर लेंथ पे नहीं होते बल्कि ये पार्टली ए बैंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ए बैंड के सेंटर में एक हिस्सा आएगा जिसको एच जोन कहा जाएगा। एच जोन वो पार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट होता है? थिक फिलामेंट, जिसमें थिन फिलामेंट्स मौजूद नहीं होंगे। ये स्ट्रक्चर होता है एक सार्कोमियर का। तो सार्कोमियर, इसको आप सार्कोमियर कह दें, डिस्टेंस बिटवीन वन जी लाइन टू अदर जी लाइन, यही फंक्शनल यूनिट होगा। इससे थोड़े से बड़े लेवल पे आए तो ये तमाम के तमाम सार्कोमियर्स मौजूद होंगे मायोफिब्रिल में। मायोफिब्रिल को उठा के रखें तो ऐसे ढेर सारे मायोफिब्रिल बना रहे होंगे वन फाइबर। ऐसे फाइबर्स का जो बंडल बनेगा वो फेसिकुलस होगा। जब फेसिकुलस अरेंज हो जाएंगे तो वो बन जाएगा मसल मैन। तो स्मॉलर से लार्जर पे आप ऐसे जाएंगे। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल मसल फाइबर का। ये समझ आ गया स्ट्रक्चर? ठीक है, मजीद ही अभी इलेबोरेट हो जाता है जब हम मसल की फंक्शनिंग पढ़ते हैं। जी
ब्राइट का दूसरा मतलब लेस डार्क भी होता है। यहाँ पर ब्राइट का मतलब ये नहीं है कि ये ग्लो कर रहा होगा, यहाँ पर ब्राइट का मतलब है कि इट विल बी कंपैरेटिवली लेस डार्क। जिस जगह पर थिक और थिन फिलामेंट्स हैं वो जगह कंपैरेटिवली ज्यादा डार्क हो गई। जिस जगह पर सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं और थिन नहीं है वो जगह कंपैरेटिवली लेस डार्क हो गई। इस लेस डार्क होने की वजह से भी इसको H यानी कि LA का मतलब ब्राइट है, लेकिन यहाँ पर ब्राइट का मतलब ग्लोइंग ब्राइट नहीं है, लेस डार्क है। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब कुछ और इसमें पॉइंट समझते हैं कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है।